नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी संसद सत्र में चल रहे व्यवधान की, पीएम केयर्स फंड पर कांग्रेस के सवाल की, जानेंगे कर्नाटक में बगावत की राह क्यों चल रहे हैं मंत्री, राजस्थान में नेतृत्व को लेकर बीजेपी की क्यों बढ़ी परेशानी, और बुलेटिन के आखिर में बात राहुल गांधी के समर्थन में ट्विटर पर उठी आवाज की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 7 पड़ोसी सूबों ने हड़पी असम की जमीन, बोले एआईयूडीएफ प्रमुख मौलाना अजमल बदरुद्दीन। कहा पीएम मोदी को लिखूंगा खत, असम में कांग्रेस की सहयोगी है एआईयूडीएफ। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सख्त टिप्पणी के बाद सक्रिय हुई सीबीआई। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी करने वाले 5 लोगों को किया अरेस्ट। मामले में कुछ सियासी दलों के कार्यकर्ताओं की भी की जा रही है जांच। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी से किया सवाल, चीन पर चर्चा से कब तक कतराते रहेंगे हम। मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई 18 मुलाकातों को लेकर व्हाइट पेपर सरकार करे जारी। टोक्यो ओलंपिक का हुआ समापन, बजरंग पुनिया ने की भारतीय दल की अगुवाई। समापन समारोह में ट्रैक सूट पहने नजर आए खिलाड़ी, जबकि उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों ने पहनी थी पारंपरिक पोशाक। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद के मानसून सत्र का अंतिम सप्ताह भी कल से शुरू हो रहा है, लेकिन ये सत्र पूरी तरह हंगामे की भेंट चढ़ता दिख रहा है। विपक्ष चढ़ गया है तो सरकार भी विपक्ष की मांग सुनती नहीं दिख रही है। पूरा सत्र बिना चर्चा के ना निकल जाए, इसे लेकर अब विपक्ष भी चिंतित दिख रहा है। और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। संसद में हंगामा मचा हुआ है। लोकसभा हो या राज्यसभा, विपक्ष पेगासस, कृषि कानून, महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार से चर्चा कराने की मांग पर अड़ गया है, जबकि सरकार इन मुद्दों पर चर्चा को तैयार नहीं है, जिस कारण सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। 3 सप्ताह बीत चुके हैं और मानसून सत्र का अंतिम सप्ताह शुरू हो चुका है। विपक्ष की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि पीएम मानसून सत्र के पहले दिन सदन में आए और उसके बाद वो संसद के किसी भी सदन में दिखाई नहीं दिए। संसद सत्र के आखिरी सप्ताह को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद की कार्यवाही में भाग लें और विपक्ष की मांगों को सुने। डेरेक ओब्रायन ने संसद के विभिन्न विपक्षी दलों की ओर से संसद में रखी गई अपनी मांग से जुड़ा एक वीडियो भी ट्वीट किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, मिस्टर मोदी आइए हमारी बात सुनिए। जबकि आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, प्रधानमंत्री को पेगासस जासूसी मामले पर संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। झा ने कहा, सरकार बार बार कह रही है कि वो विपक्ष से बात करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पॉकेट में हाथ रख और रूखे व्यवहार के साथ आप कहें कि मेरे पास आपके लिए यही है और कुछ नहीं। बात करने की कोशिश को दोहराकर सरकार गतिरोध पर सुलह के दरवाजे बंद करती आ रही है। तो मनोज झा ने कहा कि सरकार विपक्ष से बात करे और संसद की कार्रवाई को कुछ दिन आगे बढ़ाए ताकि अन्य जरूरी मुद्दों पर चर्चा हो सके। आपको बता दें कि 19 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संघ की ओर से दावा किया गया था कि देश के 300 लोगों के मोबाइल में पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी की गई और इसके बाद से ही संसद में हंगामा मचा हुआ है। राजीव जी, संसद में हंगामा मचा हुआ है। प्रधानमंत्री संसद में आ नहीं रहे, विपक्ष संसद में चर्चा चाहता है। पेगासस पर विपक्ष सिर्फ चर्चा की मांग कर रहा है। यदि चर्चा संसद में नहीं होगी तो कहां होगी? सरकार चर्चा की जगह बिल पर बिल पास करा रही है। क्या यह संसद की गरिमा गिराने की कोशिश तो नहीं है? जी अंशिता, ये वाकई गंभीर चिंता का विषय है कि संसद सत्र का बेशकीमती वक्त हंगामे में बर्बाद हो रहा है। और यहाँ बेशकीमती से मेरा मतलब केवल रुपयों से नहीं है अंशिता, बल्कि संसद सत्र जिस मकसद से बुलाया जाता है उस मकसद का पूरा न होना भी बर्बादी ही मानना चाहिए। ऐसे भी कोरोना की वजह से पिछले 1 साल से संसद पूरी तरह से नहीं चल पाई है। इस बार मानसून सत्र तय समय से शुरू तो हुआ, लेकिन सरकार के अड़ियल रवैये के कारण लगातार ठप ही रहा। सामने तो यही नजर आ रहा है अंशिता की विपक्षी दल हंगामा कर रहे हैं, लेकिन उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई और रास्ता मोदी सरकार ने छोड़ा भी नहीं है। बहुमत के घमंड में डूबी मोदी सरकार को यही लगता है कि पूरे देश में उसके फैसले को सिर झुकाकर मान लिया जाए और उसकी कही बातों पर हां में हां मिलाई जाए। संसद में भी वो सभी दलों से यही उम्मीद रखती है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो लोकतंत्र का मतलब ही क्या रह जाएगा। विपक्षी दल तो सरकार से सवाल पूछकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो सरकार से खुली चर्चा की उम्मीद भी कर रहे हैं,
हैं, लेकिन सरकार जासूसी यानी पैगासस जासूसी मामला या महंगाई जैसे मुद्दों को इस लायक भी नहीं समझती है कि उन पर चर्चा हो। दरअसल सरकार जानती है कि अगर उसने चर्चा के लिए हामी भरी तो फिर विपक्ष के सवालों का जवाब उसे देना मुश्किल हो जाएगा। सरकार के गलत फैसलों की पोल जनता के सामने खुल जाएगी। इसीलिए बेहतर है कि संसद में हंगामा होता रहे और उसका ठीकरा विपक्ष पर फोड़ दिया जाए। सरकार के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है अनुशिता, कि हंगामे के कारण उसे जल्दबाजी में विधेयक पारित कराने में सहूलियत हो रही है। लेकिन अगर यह सिलसिला ऐसा ही चलता रहा तो लोकतंत्र को इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इसीलिए विपक्षी दलों को भी अब सरकार को घेरने के साथ साथ जनता के बीच जागरूकता फैलाने का काम करना चाहिए। धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी देने के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संसद से सड़क तक मोदी सरकार मुश्किल में है। संसद ठप है तो सड़क पर भी सरकार के खिलाफ विरोध की आवाजें तेज होती जा रही हैं। इस बीच पीएम केयर्स फंड भी सवालों के घेरे में आ गया है। कांग्रेस ने तो इसमें बड़ी गड़बड़ी के आरोप तक लगा दिए। क्या है कांग्रेस के आरोप, देखिए रिपोर्ट। पीएम केयर्स फंड बनने के बाद से ही विपक्ष लगातार सरकार से सवाल कर रहा था कि आखिर जब देश में पहले से ही प्रधानमंत्री राहत कोष है तो फिर पीएम केयर्स फंड को बनाने की जरूरत क्या थी। वहीं अब कांग्रेस ने आलोचना करते हुए फंड की वैधता पर सवाल उठाए और इसे झूठ और गड़बड़ी करने का ब्लैक होल बताया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पीएम केयर्स फंड की वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कांग्रेस ने ट्वीट किया, पीएम केयर्स फंड झूठ, सार्वजनिक धन और आर्थिक गड़बड़ी का ब्लैक होल है। वहीं विपक्ष ने पीएम केयर्स फंड के आरटीआई अधिनियम और सीएजी ऑडिट के दायरे से बाहर होने के कारण फंड में पारदर्शिता की कमी की बार बार आलोचना भी की है। साथ ही सरकार ने फंड के गठन के लिए जो दस्तावेज थे वो भी कभी सार्वजनिक नहीं किए हैं। वहीं भारत सरकार ने इस पर जवाब देते हुए बताया था कि पीएम नरेंद्र मोदी फंड के अध्यक्ष हैं और उन ट्रस्टियों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हैं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी फंड में ट्रस्टी हैं। वहीं पीएम केयर्स फंड के खातों के संबंध में अभी तक कोई पारदर्शिता और जवाबदेही सामने नहीं आई है। साथ ही दान किए गए धन की कुल राशि और दानदाताओं के नामों का सार्वजनिक रूप से खुलासा भी नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात, फंड का निजी रूप से ऑडिट किया गया है। भारत सरकार ने पीएम केयर्स फंड को एक सार्वजनिक प्राधिकरण बताने से ही इनकार कर रखा है। वहीं मोदी सरकार ने धन की जानकारी देने से भी मना कर दिया और कहा कि पारदर्शिता कानून जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इस फंड पर लागू नहीं होते, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल उठना तो लाजमी है। मुश्किल में मोदी सरकार ही नहीं बल्कि मोदी सरकार का समर्थन करने वाली पार्टियां भी फंसी हुई हैं। बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू पहले ही बीजेपी के दबाव के चलते परेशान है और अब पार्टी के अंदर की गुटबाजी ने सीएम नीतीश कुमार की चिंता बढ़ा दी है। पोस्टर से लेकर मुलाकातों और नेताओं के बयानों से साफ है कि जेडीयू में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, जिसका नुकसान पार्टी को हो सकता है। जेडीयू नेताओं की आज दो तस्वीरें सामने आई। एक तस्वीर थी पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह के उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की, तो दूसरी तस्वीर पार्टी कार्यालय के बाहर लगे एक पोस्टर की। पार्टी कार्यालय के बाहर जो पोस्टर लगा है वो केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के पटना में होने वाले स्वागत की तैयारियों को बता रहा है। पोस्टर में पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेताओं के फोटो के साथ नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह का बड़ा फोटो लगा है, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और विधानमंडल दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का फोटो गायब है। इस फोटो के सामने आने के कुछ देर बाद एक दूसरी तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह एक दूसरे को नमस्कार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात पर ललन सिंह ने कहा कि हम लोग लोकदल के समय से साथ हैं। अगर हमारी मुलाकात से किसी की छाती पर सांप लौट रहा है तो हम क्या करें। जेडीयू का सिर्फ एक ही नेता है और वह है नीतीश कुमार। ललन सिंह ने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन इशारा पार्टी के पूर्व अध्यक्ष की ओर था। दूसरी ओर आरसीपी सिंह भी ललन सिंह को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में जुट गए हैं। 16 अगस्त को केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उनका पहला पटना दौरा होगा। दौरे से पहले ही उन्होंने जो तेवर दिखाए हैं, उसके बाद पार्टी की लड़ाई अब खुलकर सामने आ चुकी है। आरसीपी सिंह के स्वागत के लिए पटना में जगह जगह बैनर पोस्टर लगाने का काम शुरू हो चुका है और इन बैनर पोस्टरों पर पार्टी के अध्यक्ष को ही जगह नहीं दी जा रही है। पोस्टर से पार्टी अध्यक्ष की तस्वीर का गायब होना महज संयोग नहीं कहा जा सकता। दावा किया जा रहा है कि कहीं न कहीं जेडीयू के दो हिस्से हो गए हैं। पार्टी के इकलौते केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है।
जेडीयू में घमासान छिड़ता दिख रहा है तो कर्नाटक की बीजेपी सरकार में भी घमासान छिड़ा हुआ है। बसवराज को सीएम बने अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं कि सरकार के अंदर ही बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। मंत्री अपने सीएम को आंख दिखा रहे हैं और सीएम मंत्रियों को फोन कर मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कब तक चलेगी कर्नाटक में बीजेपी सरकार, इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक में बसवराज के सीएम बनने के साथ ही मुश्किलों का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री बने अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं कि बसवराज को अपनी सरकार में शामिल मंत्रियों को मनाने के लिए फोन लगाने पड़ रहे हैं। सरकार में शामिल कई मंत्री अपने विभागों से खुश नहीं हैं और वो भारी भरकम मंत्रालय चाहते हैं। मंत्रियों द्वारा नाराजगी जाहिर करने के बाद मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि हर किसी को वो विभाग नहीं मिल सकता जो उन्हें चाहिए। नगर प्रशासन मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे एमटीबी नागराज ने अपने मंत्रालय को लेकर नाखुशी जाहिर करते हुए लिखा, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपना वादा नहीं निभाया। मैं मुझे दिए गए विभाग से खुश नहीं हूं। अगले 2-3 दिनों में इस बारे में फैसला लूंगा। तो एमटीबी नागराज 2019 में जेडीएस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे और अब वो संकेत दे रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो बीजेपी भी छोड़ सकते हैं। नाराजगी तो एक और मंत्री आनंद सिंह ने भी दिखाई है। आनंद सिंह भी नागराज के साथ जेडीयू छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा, मैंने पार्टी नेतृत्व से अनुरोध किया था। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि मेरे अनुरोध पर विचार नहीं किया गया। मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा लेकिन ऐसे कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे पार्टी को शर्मिंदगी हो। तो आनंद सिंह के बयान के तुरंत बाद बसवराज ने उन्हें फोन लगाया। बसवराज बोम्मई ने कहा कि मैंने आनंद सिंह से बात की है। मुझे लगता है कि आनंद सिंह का मसला बहुत जल्द सुलझा लिया जाएगा। मैं एमटीबी नागराज को भी फोन करूंगा और उनसे भी बात करूंगा। यानी साफ है कि बसवराज को भी अब अपने मंत्रियों की नाराजगी के चलते परेशानी हो रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बसवराज का हाल भी येदियुरप्पा जैसा होगा? कर्नाटक में बीजेपी सरकार मुश्किल में है तो राजस्थान में बीजेपी नेताओं ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की परेशानी बढ़ा दी है। वसुंधरा समर्थकों ने साफ कर दिया है कि यदि उन्हें राज्य में पार्टी का नेतृत्व नहीं सौंपा गया और सीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया तो पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो कैसे वसुंधरा ने बढ़ाई बीजेपी की परेशानी, देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान में बीजेपी के अंदर ही घमासान छिड़ा हुआ है और पार्टी में खेमेबाजी शुरू हो गई है, जिसकी झलक समय समय पर देखने को मिल रही है और पार्टी के अंदर खलबली मच गई है। अब अपना दबदबा दिखाने के लिए वसुंधरा ने सीएम प्रोजेक्ट करने की रणनीति में बदलाव किया है। राज्य इस रणनीति के तहत राष्ट्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाने की व्यूह रचना करने में लग गई है, लेकिन पार्टी नेतृत्व भी वसुंधरा को लगातार चेतावनी दे रहा है कि वो पार्टी के खिलाफ ना जाएं वरना कुछ भी हो सकता है। हाल ही में बीजेपी ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और उनके वफादारों को एक कड़ा संदेश दिया है। बता दें कि पूर्व मंत्री 3 बार विधायक रह चुके रोहिताश शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। यह राजे के लिए एक चेतावनी थी कि पार्टी लाइन से अगर अलग चलेंगी तो ऐसा ही कुछ उनके साथ भी किया जा सकता है। लेकिन इस सब से वसुंधरा कहां मानने वाली हैं? राजस्थान में उनका दबदबा है, वो इसे भली प्रकार जानती हैं। बताया जा रहा है कि राज्य समर्थक प्रमुख नेता पूरे राजस्थान में दौरे करके माहौल बनाने में जुटेंगे। ये दौरा गुप्त तौर पर होगा, लेकिन रोहिताश शर्मा को हटाने के बाद से मामला और बिगड़ गया है और पार्टी के अंदर गुटबाजी बढ़ने लगी है। बता दें कि रोहिताश को हटाने के बाद जोधपुर में पोस्टर लगा था जिसमें वसुंधरा राजे अन्य नेताओं की तस्वीर थी, लेकिन सतीश पूनिया नदारद थे। इससे पहले बीजेपी ने भी वसुंधरा के साथ ऐसा ही कुछ किया था, जब बीजेपी के कार्यालय पर लगे नए पोस्टर और होर्डिंग से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तस्वीर गायब कर दी गई थी। इसके बाद अभी दिल्ली में सांसदों की बैठक हुई जिसमें पार्टी नेताओं ने यह संदेश दिया कि राज्य में वर्तमान युवा नेतृत्व को खुली छूट दी जाए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मंच पर मौजूद राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता वसुंधरा राजे की तस्वीर मंच के पीछे लगे बैनर से गायब थी। अब दो खेमे में बटी बीजेपी कैसे एकजुट होगी ये देखना दिलचस्प होगा और 2023 में होने वाले चुनाव में राजे के साथ या राजे के बगैर वाली रणनीति बनेगी ये तो वक्त ही बताएगा। और बुलेटिन के आखिर में बात राहुल गांधी के समर्थन में छिड़ी ट्विटर पर मुहिम की। राहुल गांधी तेजी से जनता की पसंद बनते जा रहे हैं। वो आम जनता के नेता के रूप में उभर रहे हैं। पेगासस जासूसी कांड हो या किसान आंदोलन, राहुल गांधी सरकार को घेरने में जुटे हैं। दिन पर दिन राहुल की लोकप्रियता बढ़ रही है। हाल ही में उसका छोटा सा नमूना देखने को मिला जब राहुल गांधी के ट्विटर को लॉक कर दिया गया। इसके बाद ट्विटर पर ही जनता ने अपना विरोध जताना शुरू कर दिया। आखिर कैसे कर रही है जनता राहुल का समर्थन, देखिए इस रिपोर्ट में।
राहुल गांधी ने जब ट्विटर की बजाय इंस्टाग्राम के जरिए नीरज चोपड़ा और बजरंग पूनिया को ओलंपिक मेडल की मुबारकबाद दी तो राहुल के ट्वीट न करने से उनके अकाउंट सस्पेंड होने के कयास लगने लगे। हालांकि बाद में कांग्रेस पार्टी ने ही ट्वीट कर इसकी पुष्टि कर दी। हालांकि ट्विटर ने कांग्रेस के इस दावे का खंडन किया कि पार्टी नेता राहुल गांधी के अकाउंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था, जिसे लेकर राहुल गांधी के समर्थकों ने अपना गुस्सा जाहिर करना शुरू कर दिया है और ट्विटर के इस कदम का लगातार विरोध कर रहे हैं। अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए राहुल गांधी के समर्थकों ने मैं भी राहुल नाम का हैशटैग चलाया है। बता दें कि ये हैशटैग लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। इसमें अब तक करीब 64,000 लोग ट्वीट कर चुके हैं और ट्विटर के इस कदम का जमकर विरोध कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली कैंट इलाके में 9 साल की दलित बच्ची के साथ घटी घटना के बाद राहुल गांधी बच्ची के माता पिता से मिलने गए थे और बाद में उन्होंने बच्ची के माता पिता की तस्वीर ट्वीट कर दी। बाद में ट्विटर ने उस तस्वीर वाले ट्वीट को तो हटा दिया, साथ ही राहुल गांधी के अकाउंट पर भी कार्रवाई कर दी थी। ट्विटर के एक प्रवक्ता ने बताया कि राहुल गांधी का अकाउंट निलंबित नहीं है और सेवा में बना हुआ है। राहुल गांधी अपने ट्विटर अकाउंट पर लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन वो ट्वीट और रीट्वीट नहीं कर सकते। आमतौर पर एक बार किसी यूजर के ट्वीट को नियमों के उल्लंघन के लिए हटाया जाता है तो उन्हें 24 घंटे तक ट्वीट करने की इजाजत नहीं होती है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।